हेलो स्टूडेंट्स, मैं डी के अग्नोत्री आज आपको केमिकल रिएक्शंस रासायनिक अभिक्रियाओं का नेक्स्ट पार्ट रेडॉक्स अभिक्रियाएं बताने जा रहा हूँ। इससे पहले हम आपको उभयघटन यानी आयन विनिमय अभिक्रियाएं और अपघटन अभिक्रियाएं बता चुका हूँ, है ना। वो दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं और साथ में ये भी और इसके आगे भी, ये आपको तब समझ में आएंगे, है ना, जब आपके पास कंपाउंड्स का फॉर्मूला और उनका नाम, यौगिकों का नाम और सूत्र, दोनों चीज़ें आपके पास जब पहले से होंगी, तब आपको वो दोनों वीडियो या आगे के और इसके आगे के रिएक्शन तब समझ में आएंगे। रिएक्शन में जो आने वाली पहली प्रॉब्लम है वो कंपाउंड के फार्मूले ना याद होना और उनका नाम ना याद होना। मैंने अपने नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से एक वीडियो बनाया जिसमें इन दोनों प्रॉब्लम को दूर करने का पूरा प्रयास किया है, और ऐसा भरोसा है कि अगर आप उसको ठीक से सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आपकी दोनों प्रॉब्लम्स हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ना तो कभी किसी का फार्मूला लर्न करना होगा, ना किसी का नाम लर्न करना होगा। इन दोनों चीज़ों से आपको छुटकारा मिलेगा। ओके, तो मैं शुरू करता हूँ पार्ट अपना रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं को संयुक्त रूप से रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाओं को, दोनों को मिला के, ये दोनों क्रियाएं सदैव साथ साथ चलती हैं, है ना। ऑक्सीकरण के बिना अपचयन और अपचयन के बिना ऑक्सीकरण नहीं होता है। ये दोनों ही रिएक्शन साथ साथ चलते हैं। ओके, तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ चलती हैं और दोनों को मिलाकर के ही कहा जाता है रेडॉक्स अभिक्रियाएं, संयुक्त, अब है ना, संयुक्त रूप से ऑक्सीकरण अपचयन दोनों को रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। अब इन रिएक्शंस को पढ़ने से पहले आपको यहाँ दो बातें पता होना चाहिए। क्या? ऑक्सीकारक और अपचायकों की पहचान। तो सबसे पहले मैं आपको ऑक्सीकारकों की पहचान बताता हूँ। ऑक्सीकारक मीन्स ऑक्सीडेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग रीजेंट। कैसे पहचानेंगे अभिक्रिया में कौन पदार्थ ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है? और जब तक आप ये नहीं पहचानते तो इन रिएक्शन को समझने में प्रॉब्लम होगी। क्या पहचान? जो ऑक्सीकारक पदार्थ है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, यहाँ से पहचाना जा सकता है। दूसरा, ऑक्सीकारक पदार्थ की ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है ना। जिस यौगिक में किसी तत्व की ऑक्सीडेशन नंबर घट रही हो, इसका मतलब वो ऑक्सीकारक। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा हो तो ऑक्सीकारक। और तीसरी पहचान भी है। क्या? ऑक्सीकारक पदार्थ ऋण विद्युतीय परमाणु त्यागते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये छोड़ते हैं, है ना। तो ऑक्सीकारकों के लिए आपके पास तीन पहचान हुई। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होंगे, लेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को रिलीज करते हैं, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में क्या होगा? मोस्टली ऑक्सीजन, हैलोजन एटम्स, ऑक्सीजन FCl Bri, है ना। ओके, तो ये तीन पहचान हुई ऑक्सीकारकों की तीन पहचान क्लियर हुई। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, मैंने लिखा ऋण विद्युतीय परमाणु त्यागते हैं, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ही रिलीज करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में भी क्या होगा? ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना। ओके, अब आता है अपचायक। अपचायक क्या होते हैं? वैसे तो आप चाहें तो यहीं से पता कर सकते हैं, इनका जस्ट अपोजिट, यानी ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। इनके ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि होती है ना। और ऋण विद्युतीय परमाणु क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं, है ना। इसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीकारक का जस्ट अपोजिट अपचायक और अपचायक का अपोजिट ऑक्सीकारक।
है ना। ये इलेक्ट्रॉन देने वाले पदार्थ हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स को एक्सेप्ट करेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिलीज करते हैं। ओके, तो ऑक्सीकारक अपचायकों की पहचान क्लियर हुई ना यहाँ पर। अब हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में बढ़ते हैं आगे। रेडॉक्स रिएक्शन में सबसे पहले ऑक्सीकरण अपक्रियाएं पढ़ते हैं। हालांकि ये दोनों साथ साथ चलेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रमुखता से वे रिएक्शन जहाँ पर किसी खास पदार्थ का हमें ऑक्सीडेशन कराना होता है, इनऑर्गेनिक में, है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका कराते हैं हम लोग, देखते हैं। सबसे पहले अधातुओं का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। इनऑर्गेनिक में जो अधातुओं का ऑक्सीकरण होगा उसमें कौन से अधातु लेंगे आप, नॉन मेटल्स में क्या लेंगे, कार्बन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। एक्चुअली में पूरी तरह से नॉन मेटल नहीं है। और क्या लेंगे, सल्फर, आयोडीन। ये एलिमेंट्स यूज़ किए जाएंगे, है ना, ऑक्सीडेशन में। और इनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा, देखिए इन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। कैसे, सबसे पहले जो ऑक्सीकारक पदार्थ होगा यानी ऑक्सीडेंट होगा, वो क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करता है। साथ में और भी कोई पदार्थ होगा, लेकिन नवजात ऑक्सीजन मिलेगी ही मिलेगी। फिर इसके बाद ये जो नॉन मेटल होगा, अधातु होगा, ये नॉन मेटल इस नवजात ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड। ये ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होगा और क्या बनाएगा, एसिड। नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन ये 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले ऑक्सीकारक नवजात ऑक्सीजन देगा। ये नवजात ऑक्सीजन अधातु को ऑक्साइड में कन्वर्ट करेगा। फिर ये ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होकर एसिड बनाएगा, है ना। अब हमारे पास ये नॉन मेटल है, देखिए कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद एसिड तो बनाएगा बट वो अनस्टेबल होगा, इसलिए इसका एसिड नहीं लिखा जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन यहीं पर रोक दिया जाता है। इसके बाद फास्फोरस, इसका ऑक्सीडेशन फास्फोरस पेंटाक्साइड में होगा। ये वाटर में डिसॉल्व होकर H3PO4 एसिड बनाएगा। आर्सेनिक ऑक्सीजन से रिएक्शन करके AH2O5 और वाटर में डिसॉल्व होकर H3ASO4 बनाएगा। एंटीमनी ऑक्सीजन से रिएक्शन करके Sb2O5 वाटर में डिसॉल्व होकर H3SbO4 बनाएगा। सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सल्फर ट्राईऑक्साइड और फिर वाटर में डिसॉल्व होकर H2SO4 बनाएगा। और आयोडीन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके I2O5 वाटर में डिसॉल्व होकर HiO3 बनाएगा। ये इससे रिलेटेड एसिड्स हैं, आयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड, आर्सेनिक एसिड एंड आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, आर्सेनिक एसिड, एंटीमोनिक एसिड। इसका नाम सभी जानते होंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही कॉमन एसिड है और इसको बोलते हैं आयोडिक एसिड। ओके, तो ये नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन होंगे। अब यहाँ पर चेंज क्या होगा, चेंज केवल इसको होना है, ऑक्सीकारक, अदरवाइज सारे के सारे सब्सटेंस कांस्टेंट रहेंगे।
अब यहाँ जो ऑक्सीडेंट मैंने लिखा हुआ है, यहाँ तो बहुत सारे ऑक्सीडेंट हैं, कुछ भी हो सकता है, बट इनका ऑक्साइड कांस्टेंट रहेगा, इनसे रिलेटेड एसिड कांस्टेंट रहेगा। ओके, ये जो मैंने ऑक्सीकारक लिया हुआ है, ऑक्सीकारक में इंटरमीडिएट में ऑक्सीकारक जो प्रायः इस्तेमाल होते हैं वो ओजोन, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, क्लोरीन, इसके अलावा पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और भी हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले ऑक्सीकारक ये है ना। तो यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम केवल ऑक्सीडेंट चेंज करेंगे। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल भी कंप्लीट लेके दिखा रहा हूँ। सपोज दैट हमें फास्फोरस का ऑक्सीडेशन कराना है, इनमें से किसी को ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड से कराना है। तो सबसे पहले ऑक्सीकारक पदार्थ सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये डिकम्पोज होगा, नवजात ऑक्सीजन देगा, यूँ। अब ये नवजात ऑक्सीजन फास्फोरस से रिएक्शन करेगा। ऑक्साइड क्या बनने वाला वो मैंने पहले ही आपको बता दिया, आप यहीं से देखेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, यहाँ भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो प्रोडक्ट क्या मिला, P2O5। अब यहाँ स्टेप वाइज बैलेंस भी करते चलें इसको। फास्फोरस के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 5 एटम्स, और आपको ऑक्सीकारक सल्फ्यूरिक एसिड से कितना ऑक्सीजन मिला था, 1, बट यूज़ कितना हुआ, 5। आप यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब P2O5 को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए। इसका रिलेटेड एसिड क्या है, H3PO4, आर्थोफास्फोरिक एसिड। फिर बैलेंस कर दीजिए, 2 फास्फोरस एटम, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 2 3 या 6, 3 2 या 6। इसके बाद आप इसको ऐड कर दीजिए। आप देखिए ऐड करने पर जब आप ये पूरा तीनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो इसमें से कुछ कैंसिल भी हो जाएगा, ये नेसेंट ऑक्सीजन भी कैंसिल हो जाएगा। वाटर को आप यहाँ माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 2P प्लस 5H2SO4। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, आप 5 मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, यहाँ 3 तो माइनस कर दिया गया। मेजर प्रोडक्ट है 2S3PO4 प्लस 5SO2 प्लस 2H2O, है ना। इस तरह से आपको ये अधातुओं के ऑक्सीकरण दिखाने होंगे। तो मैंने ये केवल एक एग्जांपल लिया। इसी तरह से आप फास्फोरस की जगह कार्बन ले सकते हैं, आर्सेनिक ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। पता क्या होना चाहिए कि नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या बनेगा और वाटर में डिजॉल्व होकर के एसिड क्या बनाएगा। मैंने इसका एसिड नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसका एसिड अनस्टेबल होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल एसिड है, डिकम्पोज हो जाएगा। तो कार्बन का ऑक्सीडेशन केवल CO2 तक ही होगा, है ना। तो ये रहे नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन, और आगे भी फ्यूचर में भी जब भी इनका ऑक्सीडेशन होगा इस प्रोसेस पर ही होगा, इनके प्रोडक्ट यही होंगे। ओके, नेक्स्ट है सल्फाइडों का ऑक्सीकरण। तो सल्फाइडों का ऑक्सीकरण पढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात जान लेते हैं। इन सारे सल्फाइड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 पार्ट्स में भी H2S अकेला रहेगा और बचेंगे सारे सल्फाइड, उनको अलग कर दीजिए, है ना। H2S का ऑक्सीडेशन ऑलवेज किस में होता है, सल्फर में। कोई भी हो H2S का ऑक्सीकरण सदैव सल्फर में ही होता है। और इसके अलावा जो बचता है मेटल सल्फाइड यानी धातु सल्फाइड, धातु सल्फाइडों का ऑक्सीकरण किस में हो जाता है, मेटल सल्फेट। तो सल्फाइडों के ऑक्सीकरण के लिए सिर्फ 2 बातें, H2S का ऑक्सीडेशन सल्फर में, और मेटल सल्फाइड यानी धातुओं के सल्फाइडों का ऑक्सीकरण मेटल सल्फेट में। कोई भी यहां पर ऑक्सीकारक लिया जाए, फॉर एग्जांपल H2S को मैंने ओजोन से ऑक्सीडाइज किया, क्या प्रोडक्ट होगा, सल्फर में ऑक्सीडाइज हो गया। और अदर प्रोडक्ट क्या होंगे, वाटर होगा, ऑक्सीजन होगा, O2 मॉलिक्यूल, है ना। तो H2S का ऑक्सीकरण सदैव सल्फर में, ये आपको याद रखना होगा। और यही अगर कोई मेटल सल्फाइड होता, सपोज दैट PbS, अब ये ऑक्सीडेशन किस में होता, लेड सल्फेट,
ओके, सल्फाइडों का ऑक्सीकरण क्लियर हुआ ना। H2S का ऑक्सीकरण सदैव सल्फर में, कोई भी ऑक्सीकारक हो, हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, ओजोन हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, क्लोरीन हो, ब्लीचिंग पाउडर हो, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, कोई भी ऑक्सीकारक हो, इसका ऑक्सीडेशन हमेशा सल्फर में ही जाएगा। और अगर मेटल का सल्फाइड है तो ऑक्सीडेशन मेटल सल्फेट में होगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर आता है अब लवणों का ऑक्सीकरण। लवणों के नाम आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे, ध्यान दिया होगा कभी, उनके नाम के लास्ट में जो वर्ड होता है वो क्या आता है, सफिक्स क्या रहता है ना। आप देखेंगे जो सॉल्ट होते हैं इनके नाम के लास्ट में कभी आइट होता है, कभी एट होता है, कभी अस होता है, कभी इक होता है ना, और कभी कभी आइड भी होता है, आइड। जो सॉल्ट होते हैं उनके नाम के लास्ट में ये 5 अनुलग्न होते हैं। आइड, फॉर एग्जाम्पल NaNO2 सोडियम नाइट्राइट, एट NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, अस FeSO4 फेरस सल्फेट, इक FeCl3 फेरिक क्लोराइड, आइड NaCl सोडियम क्लोराइड, है ना। आप देखिएगा ये सफिक्स हैं इनके। यहां पर मैंने 5 कैटेगरी दिखाई सॉल्ट की। अब देखिए जो आइट वाले सॉल्ट होते हैं इनका ऑक्सीकरण किस में होता है, 8। यानी अगर सोडियम नाइट्राइट है तो ऑक्सीकरण के बाद क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, NaNO2, इसका ऑक्सीकरण हो गया सोडियम नाइट्रेट में NaNO3, है ना। ये आइट वाला सॉल्ट था, सोडियम नाइट्राइट इंटू सोडियम नाइट्रेट। इसी जगह पर अगर अस वाला सॉल्ट है, अस, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा इक में, है ना, FeCl2, ऑक्सीकरण के बाद क्या बनेगा, FeCl3, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। ओके, मेरी बात समझ में आई ना आपको कि जिन यानी जो आइट वाले सॉल्ट होंगे उनका ऑक्सीडेशन 8 में और अस वाले सॉल्ट का इक में। ओके, अब मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ भी बता दूँ जो आइड वाले सॉल्ट होंगे इनका जब ऑक्सीडेशन होगा तो इनमें जो नॉन मेटेलिक पार्ट होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, है ना। जो भी मेटल के साथ अटैच होगा, नॉन मेटल, हेलोजन यानी I, Br, Cl, इस टाइप के, सल्फर जो भी होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ओके, तो अब इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ उदाहरण, और एग्जाम्पल देखने से पहले ऑक्सीकारक कौन से यूज़ करने हैं आपको मैं ऑक्सीकारक में बता चुका हूँ। ओजोन, हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड हैलोजन एलिमेंट्स लाइक क्लोरीन। ये कॉमन ऑक्सीकारक हैं जो आपको प्रयोग करने पड़ेंगे। ओके, अब मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल बता रहा हूँ। देखिए, सपोज दैट ऑक्सीडेशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट, अब इनमें से कुछ भी ले लिया मैंने, ओजोन ले लिया,
जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग बताया था कि जो ऑक्सीकारक होगा वो सबसे पहले आपको नवजात ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा। ये नेसेंट ऑक्सीजन सॉल्ट को ऑक्सीडाइज करेगा, सोडियम नाइट्राइट इनटू सोडियम नाइट्रेट। जितने भी आइट वाले सॉल्ट होंगे उनमें केवल आपको ऑक्सीजन एटम ही तो ऐड करना है, और ये ऑक्सीजन एटम कहाँ से आएगा? ऑक्सीकारक आपको नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन देगा। तो जैसे मैंने ओजोन लिया, यहाँ पर HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, KMnO4, क्लोरीन अकेला नहीं होगा, ये जब भी होगा तो वाटर के साथ लिया जाएगा यहाँ पर फिलहाल। नेक्स्ट एग्जांपल, ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4। तो फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन किस में होगा? फेरिक में होगा। तो पहले मैं यहाँ पर इसके लिए कोई ऑक्सीकारक पदार्थ ले लूँ, जैसे मैंने ओजोन ही लिया है, फिर यहाँ पर भी, हालांकि जैसे मैंने कहा हैलोजन भी ले सकता हूँ। देखती है कैसे, इसके साथ वाटर भी लेना होगा। ये नवजात ऑक्सीजन। आप देखिए फेरस सल्फेट का जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आप यहाँ से नवजात ऑक्सीजन तो लेंगे ही, बस एक बात और ध्यान रखना है, क्या? फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन कराने पर साथ में सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड करना होगा। ये बात आप जरूर यहाँ पर याद रखें। आप ऑक्सीकारक यहाँ कुछ भी लें, ओजोन लें, हाइड्रोजन परऑक्साइड लें, नाइट्रिक एसिड लें, है ना, लेकिन आपको यहाँ पर H2SO4 लेना ही होगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस, है ना। तो यहाँ पर देखिए फेरस सल्फेट किस में ऑक्सीडाइज हुआ है? फेरिक सल्फेट। मैंने आपको पहचान बताई थी ऑक्सीकारक की। आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीकारक इस फर्स्ट वाले रिएक्शन में कौन है? ओजोन। क्यों? ऑक्सीकारक में 3 पहचान बताई, इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर में कमी होती है, और ऋण विद्युतीय परमाणु त्यागते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रिलीज करते हैं। बाय द वे आपको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्लियर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये तो दिख रहा है 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के इस मॉलिक्यूल में, बट आफ्टर रिएक्शन कितना बचा? 2, इन्हें एक रिलीज हो गया। और आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसके साथ 2 एटम ऑक्सीजन का अटैच था, आफ्टर रिएक्शन 3 हो गया, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यहाँ इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज हुआ तो क्या हुआ? इसका ऑक्सीकरण। इसका नेक्स्ट पार्ट है अपचयन अपक्रियाएं। हालांकि पहले भी बता चुका हूँ कि ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि जब कन्वर्जेंस या व्हाट हैपेंस में कहीं हम लोग रिएक्शन लिखते हैं, वहाँ पर कोई एक खास बात होती है, या तो कभी किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कराना होता है या फिर किसी का अपचयन कराना होता है। तो ऑक्सीडेशन किस किस का कराना, जो पॉसिबल ऑक्सीकरण अपक्रियाएँ थी वो मैंने पहले बताई आपको। अब यहाँ पर संभावित अपचयन अपक्रियाएँ, तो अपचयन में क्या होता है? जस्ट अपोजिट इसका, है ना, यानी अगर कोई इक वाला सॉल्ट है तो उसका अपचयन किस में होगा? अस में। अगर 8 वाला सॉल्ट है तो अपचयन किस में होगा? आइट में, है ना। ये अपचयन अपक्रिया है। तो अपचयन के लिए खासकर यहाँ लवणों को लिया गया है ना। कौन से लवण? देखिए, और जो अपचायक पदार्थ हैं उसमें मोस्टली किसको यूज़ किया गया है? अपचायक के रूप में H2S का यूज़ हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, और कुछ और भी, है ना, सॉल्ट होंगे, जैसे ये स्टेनस क्लोराइड, इसको भी रेड्यूसिंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया गया है ना। तो देखते हैं, फॉर एग्जांपल FeCl3 का अपचयन, यानी जो इक वाले साल्ट होंगे उनका अपचयन किसमें होगा? अस में। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया फेरिक क्लोराइड का, और इस फेरिक क्लोराइड के अपचयन को किससे दिखाना? पहले मैं H2S से दिखा रहा हूँ, FeCl3 H2S।
आपको ये बात पता है ना पहले से कि जो इक वाला सॉल्ट होगा वो किस में रिड्यूस होगा, अस में। तो ये सॉल्ट क्या है, फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड। अपचयन के बाद क्या बनेगा, फेरस क्लोराइड। है ना, क्योंकि ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि जो इक वाला सॉल्ट है वो किस में रिड्यूस होगा, अस में। इक वाला सॉल्ट अस में रिड्यूस होगा, है ना। तो एक प्रोडक्ट कंफर्म हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्ट देखिए, नेक्स्ट प्रोडक्ट होगा जो भी यहाँ पर नेगेटिव पार्ट होगा उसकी वैलेंसी को इक्वल उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। तो नेगेटिव पार्ट यहाँ Cl है और Cl की वैलेंसी 1, तो हाइड्रोजन उसके साथ 1 ऐड कर दीजिए। सेकेंड प्रोडक्ट हो गया HCl। ओके, इसके बाद नेक्स्ट और क्या बचा, सल्फर। यानी जब आप H2S को अपचायक के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ सल्फर रिलीज होगी। यानी ये H2S साल्ट को तो रिड्यूस करेगा बट खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप बैलेंस कर लीजिए बाद में इसको। तो फेरिक क्लोराइड का रिडक्शन क्लियर हुआ ना। और एक बार फिर याद दिला दूं कि जब हम H2S को लेंगे अपचायक के तौर पर तो सबसे पहले मैंने एक वाले साल्ट को अस में रिड्यूस किया। सेकेंड प्रोडक्ट क्या होगा, मैंने बताया जो भी यहाँ नेगेटिव पार्ट है उसकी बैलेंसी के इक्वल उसमें H जोड़ दो, सेकेंड पार्ट मिल जाएगा। और अगर H2S है तो साथ में सल्फर भी, क्योंकि इसने फेरिक क्लोराइड को रिड्यूस किया बट ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर में। बाय द वे अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं तो FeCl3 प्लस SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वाटर भी लेना होगा। यहाँ पर नम सल्फर डाइऑक्साइड लेनी पड़ेगी आपको, मॉइस्ट सल्फर डाइऑक्साइड। तो फिर आप उसी प्रोसेस चलिए, फेरिक क्लोराइड रिड्यूस होगा किसमें, फेरस क्लोराइड में। सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो भी यहाँ नेगेटिव पार्ट है उसमें उसकी बैलेंसी के इक्वल हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, HCl, सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट क्या होगा, अब देखिए SO2 इटसेल्फ किस में ऑक्सीडाइज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में। SO2 का यानी SO2 ने फेरिक क्लोराइड को तो रिड्यूस किया लेकिन खुद किस में ऑक्सीडाइज हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड में। H2S ने इसको तो रिड्यूस किया, खुद किस में ऑक्सीडाइज हो गया, सल्फर में, है ना। और अगर हम इसी जगह पर स्टेनस क्लोराइड को लेते हैं, यानी आप बैलेंस नहीं किया, आप बैलेंस भी करेंगे इसको, और बैलेंसिंग के लिए मैं अलग आपको एक मेथड भी बताऊंगा, है ना। FeCl3, अब स्टेनस क्लोराइड से रिड्यूस कराता हूँ इसको, क्या प्रोडक्ट होगा, देखिए फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में रिड्यूस हो गया और स्टेनस क्लोराइड है ये, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा स्टेनिक क्लोराइड में। ओके, क्लियर हुआ ना। तो अपचयन कराने के लिए अपचयन किसका कराना है, इक वाले लवणों का। इक वाले लवणों का किस में कराना है, अस वाले लवणों में। और इसके लिए हमने ये अपचायक पदार्थ लिए हुए हैं, है ना। और ये मैंने इसके 3 एग्जाम्पल दिखाए। ओके, अब एक एग्जाम्पल और देखते हैं। इनके अलावा और भी आपके पास अपचायक होंगे। मैंने आपको अपचायक की पहचान बताई है, आप उसके द्वारा अपचायकों को पहचानें। जितने भी मेटल्स हैं सारे के सारे अपचायक होते हैं, जिसमें अल्कली मेटल का रिड्यूसिंग करेक्टर स्ट्रांग होता है, सबसे ज़्यादा होता है ना। बट मोस्टली हम लोग जो यूज़ करते हैं रिएक्शंस में इनऑर्गेनिक में, है ना, वो H2S, SO2, SnCl2 मेटल्स भी यूज़ करे जाते हैं अपचायकों के रूप में, बट इनका ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, तो ये रेडॉक्स रिएक्शंस आपके सामने रहे। और आप अगर सारे वीडियो सीरियल से देखेंगे और उससे पहले नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे तो ऐसा उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको रिएक्शन ज़रूर ही समझ में आएंगे और याद करने से आपको हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा, है ना। तो अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए हों तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके लिए हम और भी इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो ला सकूं। ओके, थैंक यू।